नमस्कार साथियों, मेरा नाम रजत रस्तोगी। स्वागत करता हूं आपका अपने ओसीआई कोचिंग सेंटर पर। मैं आपको आधुनिक भारत की वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं और हमने आधुनिक भारत की श्रृंखला में लगभग 3 से 4 लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं। 3 लेक्चर कंप्लीट है हमारे। आज अगला लेक्चर इसी श्रृंखला में जुड़ रहा है और हम लोगों ने मराठा, बंगाल, अफगान, पानीपत तृतीय युद्ध, हम लोगों ने 18वीं सदी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की घटनाओं को एक क्रमबद्ध और एक सीरीज में पढ़ा है, जाना है और उन्हें समझा है। हमने एक समझ डेवलप करी है मराठा शक्ति के उदय की, हमने एक समझ डेवलप करी है मुगल सत्ता के विकल्प की और किस प्रकार से मुगल सत्ता का विघटन हो रहा है। 1707 के औरंगजेब के युद्ध के बाद कैसे मुगल जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर नेतृत्व रखते थे और किस प्रकार नवोदित राज्यों का उदय हो रहा है, नए स्टेट भारतवर्ष में पनप रहे हैं। हमने उसी श्रृंखला में 3 हमने कैटेगराइज किया उन राज्यों को, जिसमें नंबर 1 कैटेगराइजेशन था कि मराठा की मुगलों के विद्रोह से उत्पन्न, मुगलों के उत्तराधिकारी से उत्पन्न और मुगलों की परिधि से बाहर के राज्य। तो सबसे पहले जब हमने मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में जाना तो हमने जाना बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, ये 4 राज्य। फिर हमने जाना कि मुगलों की सत्ता को डायरेक्ट चुनौती देने वाले राज्य जो 18वीं सदी में पनप रहे थे, उनमें मराठा, अफगान, रोहेला, जाट, सिख। और फिर हमने जाना मुगलों की परिधि के बाहर जो राज्य पनप रहे थे, उसमें हम लोगों ने बताया मैसूर, कालीकट, त्रावणकोर। तो हम लोग इसी श्रृंखला में आज आगे चल रहे हैं और चलिए क्रमबद्ध तरीके से हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। आइए, मैंने आप लोगों को मराठा राज्य में ये बताया था कि मराठा राज्य 1720 के बाद जब पेशवाओं का दौर मराठा राज्य में देखा जा रहा था तो मराठा परिसंघ का निर्माण हुआ और उस मराठा परिसंघ के 4 केंद्र हमारे सामने दिखाई दिए। उसमें इंदौर के होलकर हों, बड़ौदा के गायकवाड़ हों और बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ ग्वालियर के सिंधिया हों या नागपुर के भोसले हों। ये 4 अलग अलग मराठा शक्ति ने जन्म ले रहा था। उनका एक होलसेल सेंटर था जो कि पूना में स्थापित हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शक्ति जब चरम पर थी, 1720 से लेकर 1750 तक मराठा शक्ति के घोड़े उत्तर की ओर, दक्कन से उत्तर की ओर दौड़ रहे थे और इधर से ये हमारा प्यारा खूबसूरत सा भारत, दोस्तों ये थोड़ा सा ऐसा ही है चित्र में, लेकिन आप भावनाएं समझिए मेरी कि भारत, मेरा भारत महान। और उत्तर पश्चिम से जब अफगान आक्रमण भारत की परिधि पर हुआ तो अफगानों और मराठाओं के बीच में डायरेक्ट आर पार की लड़ाई पानीपत के तृतीय युद्ध में देखने के लिए मिली और उसका परिणाम यह हुआ कि 1761 में पानीपत जैसा भीषण युद्ध, दिल्ली से मात्र 80 से 100 मील की दूरी पर पानीपत के तृतीय युद्ध की लड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान शासक था, इसकी लड़ाई मराठाओं से होती है, परंतु दुर्भाग्यवश मराठा शक्ति का ह्रास होता है, अब्दाली जीत जाते हैं। इतिहासकार ये कहता है, एक दिल्ली का इतिहासकार तो यहां तक कहता है कि दिल्ली से 80 से 100 मील की दूरी पर, दिल्ली से 80 से 100 मील की दूरी पर पानीपत जैसा भीषण युद्ध हो रहा है और उसमें मुगल केंद्रीय सत्ता का रोल नाम मात्र का भी नहीं है। सोचने वाली बात है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह हुआ कि मुगल सत्ता अपने गर्त की अवस्था में पहुंच गई थी, अपने डाउन की अवस्था में पहुंच गई थी, निम्न अवस्था में पहुंच गई थी। तो मुगल सत्ता का पतन तो शुरुआत हो गई थी 1707 के बाद ही, लेकिन 1761 तक आते आते दिल्ली सत्ता का जो मुगल केंद्र था, शाह आलम द्वितीय, उसका कोई भी रोल, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस, उसकी कोई भी महत्ता पानीपत के तृतीय युद्ध में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है।
तो ये जाहिर करता है कि मुगल सत्ता अपने आप में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। दूसरी बात, पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय नहीं किया कि आखिर कौन शासन करेगा, बल्कि पानीपत की तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि कौन शासन नहीं कर रहा है। अहमद शाह अब्दाली अफगान चला गया, मराठे दक्कन में वापस चले गए, राजनीतिक शून्य की स्थिति डेवलप हो गई। जब पॉलिटिकल वैक्यूम डेवलप हुआ तो ब्रिटिश को 1764 में बक्सर के युद्ध से जो प्राप्त विजय हुई, ब्रिटिश ने अपना केंद्र, सत्ता का केंद्र डेवलप किया। और इसी बीच 1764 में सिख सत्ता जो दबी हुई थी गुरु गोविंद सिंह के बाद, वो सत्ता दोबारा से पनप रही है। तो ब्रिटिश और सिख सत्ता ने अपने आप को केंद्रीय सत्ता में देखने की कोशिश की। इस प्रकार एक छोटा सा अवलोकन मैंने आप लोगों को दिया, पुराना रिवीजन आप लोगों को कराया। थोड़ा सा मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, इसे हम रफ कर रहे हैं। बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे, 1740 से 1761 के बीच रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर, ये अपने आप में ब्राह्मण पेशवे थे। तो रघुनाथ राव और मल्हार राव जो मराठा शक्ति में केंद्र की कोशिश कर रहे थे, सत्ता की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इस ब्राह्मण सत्ता से, इसे ब्राह्मण से बहुत ज्यादा, एक तरीके से कहना चाहिए, आक्रोश था, आपस में कलह थी मराठा शक्ति में। और मल्हार राव और रघुनाथ राव, इन दोनों ने एक तरीके से यहां साथ नहीं दिया मराठा शक्ति का। और यह देखने के लिए मिला कि जब केंद्रीयकरण कमजोर हुआ, 1761 में मराठा शक्ति एकता के सूत्र में नहीं बंध पाई, तो मराठा शक्ति का पतन 1761 में देखने के लिए हमें मिलता है। तो मेरे बच्चों, यहां हम जब आगे बढ़ते हैं बालाजी बाजीराव के, अब सवाल उठता है कि अहमद शाह अब्दाली जो पंजाब से आ रहा है, आखिर ये अटैक क्या इससे पहले भी किया इसने आक्रमण? बिल्कुल, अहमद शाह अब्दाली का ये चौथा आक्रमण था। 1750 से लेकर वो आक्रमण लगातार कर रहा था। 1755 में अहमद शाह अब्दाली का चौथा आक्रमण भारत पर हुआ। अब्दाली पंजाब में अपने बेटे तैमूर को गवर्नर बनाकर चला गया था। पंजाब में, परंतु मराठा शक्तियों ने पंजाब पर आक्रमण करके तैमूर को खदेड़ दिया। तो मराठाओं के घोड़े ने सिंधु नदी में पानी पिया। इसका मतलब यह हुआ कि मराठा शक्ति पंजाब के उत्तर में भी अपना वर्चस्व कायम करने में सफल हुई, और उसी चीज का बदला अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में लिया। तो यह एक तरीके से कहानी मराठाओं की। इसी बीच 1764 में एक सत्ता पनपी जो कि सिखों के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। ये मराठा और सिख ये विद्रोही राज्यों की श्रेणी में आते हैं। जो मुगल केंद्रीकरण का जब पतन हो रहा था, तो उस पतन में सिखों को अपनी राजनीतिक शून्यता को भरने का मौका मिला। 1764 में सिख सत्ता दोबारा से पनपी। सिख धर्म के यदि हम उदय की बात करते हैं, तो सिख धर्म के सबसे प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469 से 1539 तक का इनका कार्यकाल। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु, और गुरु नानक देव ने एकेश्वरवाद और समानता पर आधारित धर्म की नींव रखी। उस समय भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों का खंडन किया, और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु के रूप में अवतरित हुए। गुरु नानक देव के बाद सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का कार्यकाल 1539 से 1552 तक। गुरु अंगद देव के बाद सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास 1552 से 1571 के बीच का कार्यकाल। और गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास
गुरु रामदास, अकबर ने अमृतसर की भूमि गुरु रामदास को ही दान में दी थी। सर माने तालाब और अमृत माने जिसमें ऐसा तालाब जिसमें अमृत हो, तो अकबर ने अमृतसर की भूमि गुरु रामदास को ही दान में दी थी। और गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे, इन चौथे गुरुओं के बाद सिखों का पद वंशानुगत, गुरु का पद जो है वो वंशानुगत हुआ। ये बात हमें याद रखनी है कि गुरु का पद वंशानुगत हुआ गुरु रामदास के बाद। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु। गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु। इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी कहानी बताएं तो जहांगीर का जो बेटा था जिसका नाम खुसरो था, इसने विद्रोह किया अपने पिताजी से, और इस खुसरो ने जब ये लाहौर की तरफ गया तो लाहौर से अमृतसर की तरफ मुड़ गया भागता भागता विद्रोह करके। और अमृतसर में इसने अर्जुन देव ने इन्हें शरण दी। शरण का कहने का अर्थ यहां तात्पर्य इतना है कि अर्जुन देव ने इन पर तिलक लगाकर इन्हें आशीर्वाद दिया। जहांगीर को लगा कि अर्जुन देव ने इनकी सहायता की है, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। और गुरु अर्जुन देव के बारे में यह भी इंपॉर्टेंट कथन है कि स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल इन्होंने ही बनवाया है। मसंद गद्दी इन्होंने ही लगवाई है। मसंद जिसे गद्दी बोलते हैं सिख धर्म में, स्वर्ण मंदिर में गद्दी लगाने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को ही जाता है, सिखों के पांचवें गुरु को। और जहांगीर और खुसरो का विद्रोह में जहांगीर को लगता है कि अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की है, तो जहांगीर ने बेटा सलीम जो है ये इन्होंने अर्जुन देव को मरवा दिया। मसंद गद्दी लगाने का कॉन्सेप्ट है, यहां याद रखना। इसके अनुसार और तरन तारण करतारपुर नगर इन्होंने बसाए। जब हम सिख धर्म पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, परंतु अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मराठा और सिख और अफगान और तुम्हारा रोहेला, इन सरदारों ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करके राज्य की स्थापना की है। गुरु अर्जुन देव के बाद जो सिखों के छठे गुरु हैं वो गुरु हरगोविंद हैं। बस इसके बाद गुरु अर्जुन देव के, गुरु हरगोविंद के काल से सिखों का सैन्यकरण शुरू हो गया। सैन्यकरण शुरू हो गया। ये दो तलवार रखते थे और एक तलवार आध्यात्म का प्रतीक थी और एक तलवार राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी। और गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हर्राय के बाद गुरु हरकिशन, इनके काल में कुछ ऐसा याद रखने योग्य नहीं है, कुछ बात ज्यादा। और गुरु हरगोविंद के समय अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने ही की थी, ये आप याद रख सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए। और मेरे बच्चों, गुरु हरगोविंद के काल से सिखों का सैन्यकरण शुरू हो गया। गुरु अर्जुन देव की घटना आपको बता दी, स्वर्ण मंदिर इन्होंने बनाया। गुरु रामदास, अकबर भूमि देगा इन्हें, गुरु का पद वंशानुगत हो जाएगा। गुरु हर्राय और गुरु हरकिशन की कहानी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो सिखों के 9वें गुरु हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं, सिखों के जो 9वें गुरु हैं उसमें है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में यदि हम बताएं तो अकबर का एक, औरंगजेब का एक गवर्नर हुआ करता था कश्मीर में। वो जबरन क्या कर रहा था कि वहां के हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर रहा था। गुरु तेग बहादुर ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन्हें गिरफ्तार कर इनका सर कलम कर दिया। और दिल्ली के अंदर अगर आप जाएं चांदनी चौक में, तो दिल्ली चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा पड़ता है शीशगंज। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से ही संबंधित है। ये औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई। 9वें गुरु के बाद जो सिखों के अगले गुरु हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हैं। खालसा पंथ की स्थापना करेंगे ये।
और गुरु गोविंद सिंह के समय पंजाब का जो गवर्नर हुआ करता था वजीर खान, इसने आक्रमण किया और गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनकी हत्या करी। इस दर्दनाक घटना का गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र भी लिखा। हालांकि उस समय औरंगजेब दक्कन के अभियान पर था। उसे पत्र लिखा, उस पत्र का नाम है जफरनामा। हालांकि औरंगजेब से तो गुरु गोविंद सिंह की मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मुलाकात औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम से हुई, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1708 में हो जाती है, 1707 में। परंतु वो मुलाकात सार्थक तत्व ना ले सकी, अपनी महत्ता को साकार ना कर सकी, तो मुअज्जम से मुलाकात के बाद गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी जाती है। नांदेड़ में इनका ही एक साथी था पठान, और नांदेड़ में महाराष्ट्र में जगह है, इनकी हत्या कर दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। सिख धर्म में गुरु परंपरा में व्यक्ति रूप समाप्त हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म में 10वें गुरु के बाद गुरु का दर्जा दिया जाने लगा, आदि ग्रंथ साहिब को ही। हालांकि इसके पीछे भी एक कहानी है कि गुरु गोविंद साहब ने सोचा कि गुरु का पद, हर सिख नेता अपने पुत्र को गुरु का पद देना चाहेगा, उससे सिखों की जो एकता है उसका हनन होगा, उसका पतन होगा। इसलिए सिखों ने एकता बनाए रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का पद या सिखों के गुरुओं का पद समाप्त कर दिया और कहा कि आदि ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब ही इसके बाद हमारे गुरु होंगे। इनके बाद जो बंदा बहादुर आए हैं वो सिखों के गुरु नहीं है। बंदा बहादुर एक, हालांकि सेना का कमांडर या सेना के नेता हैं सिख धर्म की, परंतु बंदा बहादुर सिखों के गुरु नहीं है। बंदा बहादुर बड़ी ही वीरता से लड़े और बंदा बहादुर भी लोहगढ़ के किले पर, बंदा बहादुर भी लोहगढ़ के किले पर हुसैन अली द्वारा मारे गए। हुसैन अली द्वारा इनकी भी युद्ध में हत्या हो जाती है, ये मार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार सिक्कों के बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू जाना, सिक्कों के बारे में हमने थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानी, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि सिक्कों के लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, और सिख धर्म ने कैसे अपने आप को दोबारा से पुनर्स्थापित किया। 1707 के शून्य के बाद सिख धर्म लगभग 50 साल तक बहुत ही ज्यादा निम्न अवस्था में था, लेकिन 1764 में राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर सिख धर्म ने अपनी सत्ता को दोबारा से वर्चस्व में लाने की कोशिश की। सिख धर्म के बाद जब हम जानते हैं, आगे चलते हैं, तो एक अगला जो राज्य है वो है जाट। जाटों में सबसे पहले जो विद्रोह करते हैं मुगल के खिलाफ वो है गोकुल जाट। मथुरा के आसपास की बेल्ट है ये गोकुल जाट की। ये विद्रोह लगभग होता है 1667 में। गोकुल जाट के बाद जो विद्रोह, अगर इसका विद्रोह जब मुगल दबाते हैं तो इसके बाद तुरंत एक विद्रोह होता है राजाराम जाट का विद्रोह। राजाराम जाट विद्रोह 1685 के आसपास होता है। उस समय औरंगजेब का गवर्नर हुआ करता था एक, जिसका नाम था अब्दुल नबी। अब्दुल नबी औरंगजेब का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल नबी। इस अब्दुल नबी ने कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया था, कृष्ण मंदिर के एक भाग को तोड़ दिया था। और जब कृष्ण मंदिर के एक भाग को तोड़ा तो राजाराम जाट को बहुत गुस्सा आया। प्रतिक्रिया स्वरूप आगरा से लगभग 5 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है सिकंदरा। अगर आप कभी दिल्ली से आगरा गए हो तो दिल्ली से आगरा जाते वक्त एक जगह पड़ती है एक्सप्रेसवे में 5 किलोमीटर पहले ही, तब उल्टे हाथ पर सिकंदरा, और यहां सिकंदरा में अकबर का मकबरा है।
इस राजाराम जाट ने अब्दुल नबी के द्वारा की गई इस घटना का परिणाम, कृष्ण मंदिर तोड़ने का परिणाम कुछ इस प्रकार किया कि इसने सिकंदर के मकबरे में, अकबर के मकबरे में से, जो सिकंदरा में है, उसमें से अकबर की हड्डियों को बाहर निकाल दिया। अकबर की हड्डियों को बाहर निकाला। हालांकि औरंगजेब ने इसका भी दमन कर दिया, और जब इसका दमन हुआ तब फिर अगला जाट नेता चूड़ामन सिंह, ये रफ कर रहे हैं हम, चूड़ामन सिंह ने विद्रोह शुरू कर दिया। चूड़ामन सिंह ने जब विद्रोह किया तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए सवाई जयसिंह को मुगल बादशाह ने भेजा, रंगीला ने, और थून के किले पर जो कि आमेर जयपुर में है, चूड़ा सिंह के दमन को दबाने के लिए भेजा गया। चूड़ामन को जब दिख गया कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो चूड़ामन ने लगभग 1721 के आसपास आत्महत्या कर ली। सवाई जयसिंह ने आमेर के पास की जो भूमि है, जिसे अंबेर या आमेर कहते हैं, जो जयपुर के पास है, तो सवाई जयसिंह ने आमेर की भूमि जाटों से छीनकर वहां पिंक सिटी बसाई, जिसे वर्तमान में जयपुर कहते हैं। और यह जयपुर सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया है। चूड़ामन सिंह के विद्रोह को दबाया है सवाई जयसिंह ने, जिसे भेजा रंगीला ने, जो कि उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, जिसका नाम मोहम्मद शाह है। तो इस प्रकार ये चूड़ामन की घटना है। और चूड़ामन के बाद बदन सिंह नामक जाट नेता, इसने स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। फिर तो सूरजमल एक आया। सूरजमल को हम जाटों का अफलातून कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहते हैं। इस प्रकार यह जाट राज्य का विद्रोह है, जो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मुगलों के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। जाट राज्य के जब स्वतंत्र राज्य के रूप में शुरुआत हो जाती है, तो इस प्रकार हमने जाना कि मुगल प्रतिक्रिया स्वरूप या मुगल विद्रोह स्वरूप जो राज्य पनपे हैं, मुगल प्रतिक्रिया विद्रोह स्वरूप उत्पन्न राज्य। तो बताइए, जल्दी से एक बार रिवीजन कर देते हैं आप लोगों का। नंबर 1 मराठा राज्य। मराठा राज्य के बारे में हम लोगों ने बताया कि 1674 में स्वतंत्र मराठा राज्य का उदय होगा। स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, जो पेशवाओं के अधीन एक वृहद साम्राज्य का रूप लेगा, पेशवाओं के अधीन लेगा एक समृद्ध राज्य का रूप। तथा मराठा शक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर फैल गई। दक्षिण से उत्तर की ओर मराठा शक्ति फैल जाएगी पूरी तरीके से। परंतु पेशवा बालाजी बाजीराव के काल तक, 1740 से 1761 के काल तक, उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव के काल तक मराठा परिसंघ का विकास हो चुका था। मराठा परिसंघ में हमने आप लोगों को बताया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, परिसंघ, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। मराठा शक्ति का जो मुख्य केंद्र रहा वो पूना रहा। ये हमने जानकारी ली। और इस परिसंघ में शामिल हुए सारे लोग, परंतु मराठा संघ का स्वरूप सामंती हो चुका था। नीचे तबके के जो राजा हुआ करते थे वो केंद्रीय सत्ता को चुनौती दे चुके, तथा केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। इसलिए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार हुई। इस प्रकार हमने पानीपत के तृतीय युद्ध तक मराठाओं को पढ़ा और मराठा शक्ति की हार को देखा। चौथ और सरदेशमुखी कर मराठा शक्ति लिया करते थे। तो यह मराठा शक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हमने जो दूसरा राज्य पढ़ा वो है सिख राज्य। सिख राज्य में हमने क्या जाना कि गुरु नानक ने एकेश्वरवाद एवं समानता
के सिद्धांत पर एकेश्वरवाद एवं समानता के आधार पर सिख पंथ की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद गुरु हरगोविंद ने सिख पंथ का सैन्यकरण किया, यह हमने जाना। गुरु हरगोविंद ने क्या करा? सिखों का सैन्यकरण करा। गुरु रामदास जिसे भूमि दी अकबर ने। उसके बाद हम लोगों ने जाना 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और 1764 में राजनीतिक शून्य का फायदा उठाकर सिखों ने अमृतसर में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की। इस प्रकार तीसरा राज्य हम देख रहे हैं जाट राज्य। जाट में हमने पढ़ा गोकुल विद्रोह, राजा राम विद्रोह, चूड़ामन जाट विद्रोह, बदन सिंह विद्रोह। और सूरजमल को हम जाटों का अफलातून कहते हैं। और हम अंतिम यहां देख रहे हैं अफगान राज्य। अफगान राज्य रुहेला सरदार अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। बाद में अवध ने ब्रिटिश की मदद से इसे जीत लिया था। रोहिला सरदार अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की, यही आपको याद रखना है इसमें। और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, जो मुगल की परिधि से बाहर के राज्य हैं। मुगल की परिधि से बाहर के राज्य, इनमें सबसे पहले राज्य हम लोग देखते हैं मैसूर। मैसूर राज्य के बारे में अगर हम जानकारी लें तो ये विजयनगर का उत्तराधिकारी राज्य था। दक्षिण में विजयनगर बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था किसी टाइम पर। विजयनगर का उत्तराधिकारी राज्य है मैसूर। विजयनगर का उत्तराधिकारी राज्य है मैसूर। तथा इस पर ओडियार वंश का ओडियार या वडियार लिखा रहता है किताबों में। वडियार वंश का शासन हुआ करता था। परंतु 1761 तक सैनिक कमांडर हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। मैसूर सत्ता पर कब्जा किया। इस प्रकार हमने एक छोटी सी जानकारी मैसूर राज्य के बारे में ली। हालांकि हम मैसूर राज्य को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, परंतु अभी मैसूर के बारे में इतना जानकारी रखिए कि ये मुगल सत्ता की परिधि से बाहर के उत्पन्न होने वाले राज्यों में है। विजयनगर का उत्तराधिकारी राज्य है। वडियार वंश का शासक यहां हुआ करता था। 1761 में सैनिक कमांडर हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर कब्जा किया। द्वितीय राज्य जो मुगल की सत्ता से या मुगल की परिधि से बाहर था, वो था कालीकट राज्य। कालीकट एक बंदरगाह राज्य था। यहां जमूरिनों का शासन हुआ करता था। और वास्को डी गामा 1498 में इसी तट पर आया था। आप लोगों को पता होगा, वास्को डी गामा के बारे में बचपन से पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद कालीकट के बाद हम लोग जो तृतीय राज्य देखते हैं वो है त्रावणकोर। यह मार्तंड वर्मा एवं राम वर्मा के अधीन एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। मार्तंड वर्मा को डचों को पराजित करने का श्रेय प्राप्त है। मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित करके बाहर भगाया था। इसके बारे में एक घटना याद रखना है, डचों को भगाया था मार्तंड वर्मा ने, और भारत से इसे बाहर भगाने का श्रेय प्राप्त है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना मुगल सत्ता की परिधि से बाहर के राज्य, मुगल सत्ता के उत्तराधिकारी राज्य और मुगलों के विद्रोह के उत्पन्न फलस्वरूप पैदा होने वाले राज्य। ये 18वीं सदी में उत्पन्न होने वाले राज्यों का इतिहास रहा है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद आखिर मुगल सत्ता का पतन के क्या कारण है।
चलिए थोड़ा सा सोचिए जरा दिमाग पर, क्या क्या पढ़ाया गया। मुगल सत्ता के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन शासकों के समय में वास्तविक सत्ता सरदारों के हाथ में आ गई थी। वास्तविक सत्ता सरदारों के हाथ में आ गई थी। सरदार कोई और नहीं, सरदार गुटों में, सरदार अपने अपने मूल स्थानों के आधार पर कई गुटों में बटे हुए थे। गुटबाजी होने लगी थी। ईरान से आए हुए लोगों को ईरानी गुट कहा गया, तुरान से आए हुए लोगों को तुरानी गुट कहा गया, हिंदुस्तानी गुट। ये गुटों में सत्ता चल रही थी और हर गुट अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपस में एक दूसरे को खींच रहा था, केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर रहा था। हिंदुस्तानी गुट, तो इस प्रकार ये सत्ता गुटों में बट चुकी थी। प्रत्येक गुट अपनी सर्वोच्चता और सत्ता स्थापित करने के लिए आपस में प्रयास करते रहते थे। सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास, यह एक कारण है मुगल सत्ता के पतन का औरंगजेब के बाद। और क्या कारण हो सकता है, सोचिए जरा। औरंगजेब के अंत के समय तक साम्राज्य में मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी। मनसबदारी एक प्रथा है जो मुगलों ने चलाई थी। मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, मगर राजस्व घट गया था। केंद्रीय सत्ता का राजस्व घट गया था। सामंती व्यवस्था पनप रही थी। पहले मनसबदार पहले से बड़ी जागीर की मांग करने लगे ताकि उसे आमदनी ज्यादा हो सके। और क्या कारण हो सकता है, अयोग्य मुगल शासक, अयोग्य नेतृत्व मुगलों का, यह भी एक कारण है मुगल सत्ता के पतन का। और क्षेत्रीय राज्यों में समृद्धि, यह भी एक कारण है। क्षेत्रीय राज्यों में समृद्धि, जब क्षेत्रीय राज्यों में समृद्धि होगी तो मेरे बच्चों वो विद्रोह करेंगे, वो विद्रोह करेंगे। ये कारण हम लोग देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन के, मुगल सत्ता के पतन के। इस प्रकार आप लोगों ने एक सोच डेवलप करी है और आपने जाना है कि किस प्रकार से मुगलों ने या मुगल सत्ता का पतन हुआ और कैसे कैसे नए नए राज्यों का उदय हमें देखने के लिए इतिहास में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 18वीं सदी के पूर्वार्ध का जब हम मूल्यांकन करते हैं, 18वीं सदी के पूर्वार्ध का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग सबसे पहले दो दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक नवीन दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण को बताने वाले इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार। इनकी किताब से आप लोग परंपरागत दृष्टिकोण को देखते हो। और नवीन दृष्टिकोण जो इस 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन करता है उसमें सतीश चंद्र, जो मिडाइवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है वो इन्होंने ही लिखी है। परंपरागत दृष्टिकोण कहता है कि राजनीतिक विघटन का काल है, उथल पुथल का काल है, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है क्योंकि मुगलों ने कर व्यवस्था कुछ ऐसी बना रखी थी कि वो लूटपाट मचा रहे थे। राजनीतिक विघटन का काल है, उथल पुथल का काल है, कानून व्यवस्था खराब है, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया है और उसकी कब्र पर छोटे छोटे राज्य पनप गए हैं। वही काल है कि मराठाओं के द्वारा लूटपाट मचाई गई, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। इसे अंधकार का युग कहा गया। मुगल साम्राज्य आर्थिक संकट का शिकार हो गया है, खजाना दिल्ली का खाली हो गया है। तो ये कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण वाले इतिहासकार, ये तर्क देते हैं परंपरागत दृष्टिकोण वाले इतिहासकार। परंतु जो नवीन दृष्टिकोण वाले इतिहासकार हैं सतीश चंद्र, वो कहते हैं भारतीय समाज में अगर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य पनप रहे हैं तो ये समृद्धि का द्योतक है, ना कि अवनति का। क्षेत्रीय राज्यों की समृद्धि हो रही है, ये एक प्रगतिशाली कदम है क्योंकि भारतीय इतिहास में केंद्रीय सत्ता तो बहुत कम समय के लिए रही है। भारतीय समाज में तो संगठित केंद्रीय सत्ता बहुत कम समय के लिए रही है। अधिकांश समय इतिहास में क्षेत्रीय राज्यों का रहा है और यदि क्षेत्रीय राज्य पनप रहा है तो वो समृद्धि कर रहे हैं
उससे केंद्रीय सत्ता ही मजबूत होगी। इनके सोचने का नजरिया इनके सोचने के नजरिए से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफर है। क्षेत्रीय राज्य पनप रहे हैं। हम साम्राज्य को प्रगति का, हम लोग क्या समझते हैं कि साम्राज्य को प्रगति का प्रतीक समझते हैं एवं छोटे राज्यों को प्रगतिहीन समझते हैं। ऐसा नहीं है, छोटे राज्यों को प्रगतिहीन समझते हैं, ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है। ऐसा ये कह रहे हैं छोटे राज्य भी प्रगतिशाली हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज या भारतीय इतिहास में साम्राज्य का काल सीमित, लेकिन जबकि क्षेत्रीय राज्यों का काल अधिक रहा है, फिर क्षेत्रीय राज्य भी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था यहां दे सकते हैं और स्थापित करने में वो सक्षम है। दूसरी तरफ इसे आर्थिक संकट का काल नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं कि आर्थिक संकट का काल है, ये कहेंगे नहीं, आर्थिक संकट का काल नहीं है। क्यों नहीं है? इनका कारण क्या है? इनका कारण है नकदी फसलों का प्रचलन चल रहा था, या नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिल रहा था, नंबर 1 कारण। इस प्रकार ये आर्थिक संकट का काल नहीं है। और नंबर 2 कारण ये दे रहे हैं कि उस समय कीमती धातुओं का आगमन ब्रिटिश द्वारा भारत में हो रहा था। आप लोग बहुत गंभीरता से सोचिए कि मैं इस पूर्वार्ध के मूल्यांकन को क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों के अंदर एक दिमाग में सोच डेवलप हो जाए, आप लोगों के सोचने का नजरिया बदल जाए। पीटी के फैक्ट को तो आप इस स्टडी से ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, परंतु आप लोगों के दिमाग में जब एक समझ डेवलप होगी तो आप लोग इस ज्ञान को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण कह रहा है कि मुगल सत्ता के पतन से राजनीतिक विघटन हो गया, उथल पथल हो गया, कानून व्यवस्था खराब हो गई, आर्थिक संकट का काल है। और एक दृष्टिकोण कह रहा है मेरे बच्चों, क्षेत्रीय राज्यों की समृद्धि हो रही है, साम्राज्य को प्रगति का प्रतीक और छोटे राज्यों को प्रगतिहीन हम नहीं मान सकते, प्रशासनिक व्यवस्था छोटे राज्यों में उत्तम होती है। और उस समय आर्थिक संकट का काल इसलिए नहीं है क्योंकि नकदी फसलों का प्रचलन है, कीमती धातुओं का आगमन है, और कीमती धातुओं के आगमन से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और सुविकसित भारतवर्ष में देखने के लिए मिल रही है। इस प्रकार यह 18वीं सदी का मूल्यांकन हम लोगों ने किया। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न जो मैंने आप लोगों को दिया था, पहले भी हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था, तो मैं आप लोगों को एक प्रश्न दिखाता हूं यूपीएससी मेंस का 2017 का। सब बच्चे देखते हैं इस प्रश्न को लिखने के तरीके। आज मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी सिखा रहा हूं, तो देखिए किस प्रकार से हम आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए, क्या आप 18वीं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानते हैं, इसे हम रोक के, इस प्रश्न को हम रोक के पहले ये जानते हैं कि प्रश्न की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक होती है हाइपोथेटिकल अप्रोच, और एक होती है एनालिटिकल अप्रोच। एक में जब आप प्रश्न पर कान लगाकर सुनेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, तब आप उसका आंसर लिखोगे, लेकिन प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग बात लिखनी होती है, और एक प्रश्न होते हैं जिसमें हमें तर्क सहित ये सोचना पड़ता है कि क्या ये सही है। हम लोगों को अपने आप मूल्यांकन करना पड़ता है। एक अधिकारी वर्ग से ये उम्मीद की जाती है, एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट होने के नाते ये उम्मीद की जाती है कि क्या आप तर्क सहित इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि यदि कोई प्रश्न आपसे पूछा गया तो आप उसके प्लस, उसके माइनस और उसके बाद उसका मूल्यांकन करने के लिए, उत्तरदायित्व रखने के लिए, क्या आप ऐसी सोच रखने के लिए लायक हो, या आप इस तरीके के प्रश्न को टैकल करने के लिए महत्वपूर्ण हो। किस प्रकार से आपको सोचना है। देखिए, मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं कि क्या आप 18वीं सदी के मध्य के भारत को अंधकार का युग करार देते हैं। अंधकार का युग करार देते हैं। तो आपसे कह रहे हैं क्या आप इसे अंधकार का युग करार देते हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यह आप लोगों से कहा गया। क्या आपसे पूछा गया
प्रश्न की प्रकृति जानिए। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, ये आप लोग सोचना, अगली क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग मेंस के प्रश्न को टैकल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये सोचने का नजरिया थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा। आप लोग खुद लिखने की कोशिश करिए एक बार, मैं कल आपको बताऊंगा अगली क्लास में कि किस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को टैकल करते हैं और कैसे हमारे मेंस में नंबर हम लोग उसे खींच सकते हैं। तो चलिए मैं आज की क्लास को यहीं रोकता हूं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को यहां तक का अध्याय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में ये समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। नमस्कार साथियों, कल फिर मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना।